नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी और मेंटर HK गोदारा। और साथियों, जैसा कि पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई है, तो साथियों का कुछ कन्फ्यूज़न था कि सर बीएड के अंदर क्या 50% होने चाहिए। तो वैसे तो वहाँ दिया हुआ है कि बीएड के अंदर हमें 50% है, ज़रूरी नहीं है। जो बीए वाली कंडीशन है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए कि बीए में सबसे पहले तो बात है कि आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। और कुछ साथियों का इलेक्टिव है, तो इलेक्टिव भी 2 साल, कुछ यूनिवर्सिटियाँ 2 साल के लिए कराती है, कुछ यूनिवर्सिटियाँ 3 साल के लिए कराती है। तो जिसका इलेक्टिव है वो चल जाएगा। और बीए में 50% नंबर सब्जेक्ट में चाहिए। ये तो मैंने पहले क्लियर कर दिया था कि इससे पहले ये नियम था कि एग्रीगेट होना चाहिए, यानी कि 50% हो आपके बीए में होना चाहिए। लेकिन 2015 की भर्ती के बाद वो नियम था, वो चेंज कर दिया था। अब सिर्फ सब्जेक्ट में बीए में आपके 50% होने चाहिए। बीएड वाला कोई इशू नहीं है। अगर बीएड में 50% नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो साथियों, इतना तो हमने जान लिया। इसके बाद हम आगे की जो प्रोसीडिंग है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं कि जैसे HPSC वालों ने विड्रॉल किया है, तो वो हमें न्यूज़पेपर में भी खबर आ गई है कि 15 जून तक दोबारा वो री एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, जिसके अंदर हमारा पैटर्न तो थोड़ा बहुत चेंज होगा और सिलेबस भी हमें न्यू देखने को मिल सकता है। बाकी अगर सिलेबस की बात करें तो ग्रामर है, लिटरेचर है, वो तो सेम ही रहना है। तो इस बार साथियों, एक तो ये HPSC वाला हो गया कि 15 तारीख के बाद री एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, तो आप फॉर्म भरो दोबारा और तैयारी उसकी है दोबारा आप शुरू कर दो। क्योंकि जो आपको टारगेट पूरा करना है तो आगे से आगे आपको तैयार रहना होगा हर एग्ज़ाम के लिए। और इसके साथ ही जिस भी बच्चे का, स्टूडेंट का CET क्वालिफाई है, तो वो भी फॉर्म है वो भरे जाएंगे। और वो भर के जैसे ही अपना जिस हिसाब से CET क्या पता क्वालिफाई कर दें, नेचर क्वालिफाई नेचर हो भी सकता है और ना भी हो, तो आपके लिए CET भी एक सुनहरा अवसर है। इसके अलावा जो एक और अच्छा मौका है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, ग्रुप डी। देखो, हर बार कहावत की बातें मैं कहता हूँ कि कहावत है समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। और कहीं ना कहीं अपने आप को आपको अटकाना होगा, यानी कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम आ रहा है और आगे इलेक्शन भी है, तो बड़ी भर्ती देखने को हमें ग्रुप डी में मिलेगी, जिसकी क्वालिफ़िकेशन 10th है। और बाकी जो हमने सब पढ़ा है, चाहे हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ है, वो सब ग्रुप डी में आएगा। तो अभी से आप अपनी तैयारी है वो शुरू कर दो। और जो आज की क्लास में आपको बताना तो कुछ और डिटेल देनी थी, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं है। जैसे ही कोई मान लो हमारी TGT इंग्लिश के बारे में या HSC के एग्ज़ाम के बारे में कुछ अपडेट मिलेंगी तो आपको मैं बता दूंगा। लेकिन आज है जो हम कुछ क्लास शुरू कर रहे हैं। देखो, हर कोई चैनल पे कट ऑफ ये बना रहा है, तो कट ऑफ वाली तो आपको मैंने बता दिया था कि रिवाइज आंसर की आने के चांस है। 2-4 दिन में शायद रिवाइज आंसर की आपको देखने को मिले। और या फिर हमें DV लिस्ट, जब DV आएगा तो उसके बाद ही वो नंबर वो अपडेट हमें मिलेंगे। और इसके साथ साथ बातों के साथ साथ कुछ टॉपिक भी हमें साथियों ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ पे तो कोई भी वीडियो बना देगा। लेकिन मैंने कहा है कि हम ग्रामर लेके चलेंगे। देखो, ग्रामर इसलिए कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको ग्रामर करवा रहा हूँ। इसका कारण भी आपको मैं बता देता हूँ कि ग्रामर कराने का क्या कारण है कि ग्रामर हर चीज़ में आनी है, चाहे हमारा वो ग्रुप डी हो या CET हो या हमारा HPSC हो। और HSC के तो एग्ज़ाम है ही। यानी कि ग्रामर एक ऐसा पोर्शन है जो हमें हर एग्ज़ाम में क्या करेगा, उसको क्रैक करने में हमारी सहायता करेगा। तो आज हम ज़्यादा समय ना लेते हुए एक छोटा सा टॉपिक है वो भी हम शुरू कर लेते हैं। तो साथियों, लगभग हर एग्जामिनर का ये एक पेट टॉपिक रहता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो साथियों, आज सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग की होती है, आपको समझना होगा
देखो बेसिक जिस भी बच्चे का कमज़ोर है, चाहे वो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, सी की कर रहा है, या वो कोई हायर एग्ज़ाम की कर रहा है, तो उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इनमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जो हमारे कंडीशनल सेंटेंस है या हमारे जो जैसे वो सेंटेंस अरेंजमेंट वाले आते हैं जैसे SBI PO CGL में, तो यहीं से बेस उनका यही होता है। यहाँ से अगर हमारा बेस मजबूत होगा तो आगे करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4 से 5 क्लास हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये हमारी पहली क्लास है, क्लास नंबर 1 है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, यानी कि जो मुख्य कार्य करता है डूअर, उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या मतलब है कि जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करना, यानी कि जो क्रिया आएगी वो किसके अनुसार आएगी? सब्जेक्ट के। सो इसको हम कह सकते हैं कि वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट, यानी कि वर्ब को किसको एग्री करना होगा? सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। सो वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट, दैट इज नोन एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि क्रिया है वो कर्ता के अनुसार प्रयोग होगी, और इसी को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और कर्ता है, सब्जेक्ट है हमारा, वो क्या होता है? सबसे पहले तो इसके बारे में जानते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, नाउन हो सकता है और प्रोनाउन हो सकता है सब्जेक्ट। और नाउन में हमें पता है हमारे जितने डेफिनेट नाउन है वो आ जाएंगे, और प्रोनाउन में भी आपको पता है। जैसे प्रोनाउन है वो हमारे काउंटेबल नाउन भी होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं। तो हमारा जो नाउन है वो काउंटेबल भी होता है और नाउन है वो अनकाउंटेबल भी होता है। तो काउंटेबल हमारे कौन से होते हैं ये आपको अच्छी तरह मालूम ही होगा, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे बॉय है तो उसका क्या बन जाएगा? बॉयज़। गर्ल है उसका क्या बन जाएगा? गर्ल्स। तो हमारे ये क्या होते हैं? काउंटेबल। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। साथियों आपको बेसिक जानना है, जितना अच्छा बेसिक होगा उतने ही अच्छी तरह से आप क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो बॉय हमारा सिंगुलर नाउन है और इसका क्या हो गया? प्लूरल। गर्ल हमारा सिंगुलर, इसका क्या हो गया? प्लूरल। ये होते हैं हमारे काउंटेबल नाउन। और जो इसकी वर्ब का प्रयोग किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू नाउन प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब जो EZMR होती है उनका प्रयोग इसके नाउन के हिसाब से किया जाता है। फिर अनकाउंटेबल कौन सा होता है? जैसे वाटर, एयर, शुगर। वाटर, एयर, शुगर ये सब क्या है? हमारे अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल के साथ हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और यहाँ जब भी प्रयोग करेंगे तो हम अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन या अकॉर्डिंग टू नाउन के हिसाब से हम इसका प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। अभी मैं एग्जांपल दूंगा। ये हमारे अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन का रूल होता है कि हमेशा इनके साथ कौन सी वर्ब लगती है? सिंगुलर। फिर है हमारे प्रोनाउन है, वो भी 2 प्रकार के हैं। एक प्रोनाउन है वो हमारा सिंपल है, जैसे सब्जेक्टिव केस में प्रयोग होता है। सब्जेक्टिव केस जैसे ही, सी, इट, आई, यू, इसको हम क्या मानते हैं? सिंगुलर प्रोनाउन। इसको हम क्या मानते हैं? सिंगुलर प्रोनाउन। फिर हमारा दूसरा होता है, यहीं हमारा सिंगुलर हो गया, फिर हमारा हो जाएगा प्लूरल। प्लूरल में दे, वी, यू, ये सब किस में आ जाते हैं? हमारे प्लूरल प्रोनाउन में। साथियों ये छोटी छोटी जानकारी है, इसके बिना जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी का बेस मजबूत नहीं है तो हम उसके ऊपर बिल्डिंग नहीं बना सकते। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, ये बेसिक इसलिए साथियों करा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो देखने वाले ग्रुप डी वाले बच्चे भी हैं, CET वाले भी हैं, और जिसको आता है
कोई किसी को लगता है कि सर तो बिल्कुल बच्चों वाला करा रहे हैं, तो देखो ये ज़रूरी है, जितना बेसिक ये बच्चों के भी काम आएगा तो, और बड़े होते हैं उनका बेसिक अगर कहीं कमज़ोर है तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। और मैं तो भी पहले भी बताया, जो भी चीज़ करवाऊंगा वो बेसिक से ही करवाऊंगा। फिर हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। कौन से होते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउन। और इनडेफिनेट प्रोनाउन में क्या आ जाएगा? ईच, आइदर, नाइदर, ठीक है, एवरी, बडी, एवरी थिंग, एवरीवन, ये सब क्या आ जाते हैं? हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट में ये तो है हमारे सिंगुलर, यानी कि जब भी इनके साथ वर्ब का प्रयोग होगा वो हमारी कौन सी वर्ब लगेगी? वर्ब हमेशा कौन सी लगेगी साथियों? इसके साथ सिंगुलर लगेगी। तो ये रूल वही है, आगे हम डिटेल में जैसे जैसे पढ़ेंगे इन्हीं को वास्ट में हम पहले रूल से पढ़ेंगे। तो ईच है, आइदर है, नाइदर है, एवरीबडी है, एवरीथिंग है, एवरीवन है, ये हमारे प्रोनाउन कौन से होते हैं? जो हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन है, क्योंकि ये तो डेफिनेट है, सब्जेक्टिव केस में होते हैं इनडेफिनेट। ईच, आइदर, नाइदर, एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीवन, जो भी एवरी से शुरू होने वाले हैं वो हमारे क्या होते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है। समथिंग हो गया, समवन हो गया, तो इनके साथ रूल होता है कि हमेशा इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? पहली का। ठीक है साथियों। उसके बाद इसमें प्लूरल भी होते हैं, जैसे मोर हो गया, मोस्ट हो गया, बोथ हो गया। तो ये जब भी वर्ड आते हैं, या मैनी हो गया, ठीक है, तो ये इनको हम क्या मानते हैं? प्लूरल प्रोनाउन मानते हैं। इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या होता है। जब भी आपको ये सेंटेंस आप पढ़ोगे तो ये चीज़ें वहाँ आपको मिल सकती है, और एग्जामिनर पूछ भी सकता है। KVS का जैसे एग्ज़ाम था तो उन्होंने जैसे आइदर नाइदर दे दिया अंडरलाइन करके कि ये क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो हमें अगर इनका पता है तो हम बता सकते हैं ये हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन है। यानी कि अगर कई बार एग्जामिनर बेसिक जानकारी हमसे पूछ लेता है, जैसे वाटर, एयर, ये कौन से काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ये भी पूछ लेता है। हमें इतना तो सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, या इनडेफिनेट है या सब्जेक्टिव केस है। तो साथियों ये छोटी सी जानकारी थी, और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और साथ के साथ आप नोट्स भी बना लेना। तो ये आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में साथियों बता दिया। अब हम आगे थोड़ा और, हमने पहली जानकारी सब्जेक्ट के बारे में, देखो सारी चीज़ें अच्छी तरह पता होगी तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। सब्जेक्ट के बारे में हमने जान लिया। अब हम वर्ब के बारे में जानते हैं। वर्ब भी हमारी दो प्रकार की होती है। तो अब हम वर्ब के बारे में जानेंगे। पहली होती है मेन वर्ब। क्या होती है? मेन वर्ब। फिर होती है हेल्पिंग वर्ब, या इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। थोड़ी क्लास तो साथियों बड़ी हो जाएगी, लेकिन इलाज नहीं है, ग्रामर करेंगे तो थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। मेन वर्ब होती है जिसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म हम बना सकते हैं। जैसे गो की सेकंड फॉर्म क्या आ गई? वेंट, गोन। अगर आपको वर्ब बनाने में दिक्कत आती है तो मेरी वीडियो बनाई हुई है, मैंने टेक्निक भी सिखाई हुई है कि कैसे वर्बों को बनाया जाता है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ठीक है, ये सब क्या होती है? हमारी मेन वर्ब होती है, जिसके अंदर हम बदलाव करते हैं। फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब भी होती है। जैसे जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी इज़, एम, आर, ये क्या होती है? हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। इसके अलावा जो मेन माने मोडाल्स हैं वो भी हमारी वर्ब ही हैं। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ये भी हमारी मेन वर्ब होती है। नहीं, मेन वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन इसमें बदलाव नहीं किया जाता। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब में किसका प्रयोग कर देंगे? इसका। और वैसे ही हमारी बी की फॉर्म भी होती है। अगर हम बी का देखें तो बी की फॉर्म क्या होती है? इज, एम, आर। जो ये मैं कह रहा हूँ ऑक्सिलरी वर्ब, वो बी की फॉर्म होती है। इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, ये सब किसकी फॉर्म है? ये बी की फॉर्म है साथियों। उसी प्रकार हैव की भी फॉर्म होती है। हैव की क्या हो जाती है? हैज़,
और हैड लग जाएगा। क्या लग जाएगा? हैज़ और हैड लग जाएगा। डू की भी होती है, डिड हो जाती है, और थर्ड कौन सी हो जाती है? डन। तो ये हमारी दो प्रकार की वर्ब होती है, एक तो हमारी मेन वर्ब और दूसरी हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है साथियों, ये तो थोड़ा था वर्ब के बारे में। अब हमने एग्रीमेंट करवाना है, यानी कि हम अब पढ़ेंगे रूल। यहाँ से हमारी जो यहाँ तक तो मैंने बेसिक आपको समझा दिया ताकि आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन जाए और आपका बेसिक क्लियर हो जाता है तो आपका इसमें इंटरेस्ट भी आपका बढ़ जाएगा। तो पहला रूल देखते हैं साथियों, गोल्डन रूल है जो हम करेंगे। अब यहाँ से गोल्डन रूल जैसे बोलते हैं कि इंग्लिश के सुनहरे रूल है। आप 100 रूल पढ़ लो तो ग्रामर आपकी लगभग कंप्लीट हो जाती है, आप कहीं भी मार नहीं खाओगे। 100 के करीबन अच्छे रूल आप ग्रामर के कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ गोल्डन रूल में पढ़ते हैं। सबसे पहला रूल है हमारा आर्टिकल प्लस नाउन प्लस आर्टिकलस प्लस सब्जेक्ट, या नाउन बोल लो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्टिकल प्लस सब्जेक्ट प्लस हमने प्रयोग करना है एंड का, यानी कि दो वाक्यों को किससे जोड़ना है? एंड से। प्लस में हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट। दो सब्जेक्ट, यहाँ भी सब्जेक्ट है हमारा साथियों, यहाँ भी सब्जेक्ट है, और हमने जोड़ना किससे? एंड से। और इससे पहले हमें किसका प्रयोग करना है? आर्टिकल का। तो इसका रूल होता है जब भी इस कंडीशन में स्ट्रक्चर दिया हो तो हमेशा कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का। वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है साथियों? सिंगुलर आती है। जैसे हम ज़्यादा वाक्य नहीं लेंगे, एक या दो लेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे द स्कॉलर एंड राइटर, द स्कॉलर एंड राइटर इज गोइंग टू दिल्ली। यहाँ देखो साथियों, मेन बात है कि हमारा सब्जेक्ट आ गया, ये भी हमारा सब्जेक्ट है, और जॉइंट दोनों किससे हो रहे हैं? एंड जो कंजक्शन है हमारा, एक दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कंजक्शन का। और ये हमारा क्या है? आर्टिकल का। तो हमें जब भी किसी पार्ट में एरर दिया हो, ये एरर के अंदर बहुत ज़्यादा आता है, जब भी एरर बनते हैं जो कि ग्रामर के अंदर जो एरर बनते हैं, तो यहाँ से लगभग आ जाता है आपका द स्कॉलर एंड राइटर इज गोइंग टू दिल्ली। अब व्यक्ति तो हमें लग रहा है कि दो व्यक्ति हैं, लेकिन असलियत में क्या है? जब आर्टिकल का एक सब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, पहले सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया है और दूसरे के साथ नहीं किया है, इसका मतलब वो व्यक्ति सेम ही है। द स्कॉलर एंड राइटर, यानी कि जो स्कॉलर है वही क्या है? राइटर है, वो दिल्ली जा रहा है, इसलिए इसमें किसका प्रयोग करें? सिंगुलर का। रूल नंबर दूसरा देखिए साथियों, यही कंडीशन है कि हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? आर्टिकल। आर्टिकल लगा लिया। सेकंड में क्या लगाएंगे? हम सब्जेक्ट लगाएंगे। प्लस में हम क्या लगाएंगे? एंड लगाएंगे। और उसके तुरंत बाद फिर हमारा आर्टिकल आएगा और फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ भी हमारा क्या है? आर्टिकल है, और यहाँ भी हमारा क्या आ गया? आर्टिकल आ गया। यानी कि हम दा ना लिख के इसको क्या लिख देते हैं? आर्टिकल। यानी कि डबल आर्टिकल का जब प्रयोग किया हो तो हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? प्लूरल वर्ब का। जैसे हम इसी सेंटेंस को, ज़्यादा हम कॉम्प्लिकेटेड वाक्य नहीं लेते, उससे आपको समझ आ जाती है समझ में। द पोएट कर देते हैं, चलो थोड़ा सा। द पोएट एंड द राइटर इज गोइंग टू दिल्ली। आगे हमें कुछ भी नहीं लेना देना है, हमारी बात है द। यहाँ भी दा का प्रयोग हुआ, यहाँ भी दा का, यानी कि डबल आर्टिकल का प्रयोग हुआ है सब्जेक्ट के साथ, तो हमारा क्या नहीं आएगा साथियों? इज नहीं आएगा। क्या आएगा? हमारा आर आएगा। ध्यान रखना है, इन दोनों रूल में यही फ़र्क है कि जब एंड कंजक्शन से जोड़ते हैं तो दो सब्जेक्ट है,
अगर दोनों के साथ आर्टिकल का प्रयोग हुआ है तो दोनों व्यक्ति अलग है, यानी कि द पोइट अलग है और द राइटर अलग है, दोनों व्यक्ति अलग हैं। अगर एक के साथ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं इसका मतलब जो व्यक्ति है वो एक ही है, यानी कि स्कॉलर और राइटर एक व्यक्ति है। लेकिन यहाँ पोइट और राइटर अलग अलग व्यक्ति हैं, इसलिए प्लूरल वर्ब का हमने क्या कर दिया, प्रयोग कर दिया, और यहाँ इसी सेम सेंटेंस में हमने सिंगुलर का प्रयोग कर दिया। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं। इतना तो कोई कॉम्प्लिकेटेड रूल है नहीं, सभी को ध्यान होता है, लेकिन जो ग्रामर बेसिक से कर रहे हैं तो आप ये सीख लो, अच्छी बात है। फिर एंड से दो नाउन जोड़ते हैं, एंड नाउन प्लस में नाउन। रूल नंबर 3 है साथियों, हमेशा प्लूरल, अच्छा लिख देते हैं साथियों, हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। हमेशा किसका प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का। जैसे मोहन एंड सीता डैश, यहाँ लगा देते हैं इज एम आर गोइंग टू दिल्ली। सेंटेंस लगभग सेम ही इसलिए रखते हैं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना आए। तो अब मोहन और सीता किससे कनेक्टेड है, एंड से। रूल हमने पढ़ लिया, हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। तो इज एम आर में से आपको पता होना चाहिए कि इज किसके साथ लगता है और आर किसके साथ लगता है। एक वचन के साथ ही सीट के साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, वी यू दे के साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, आर का। तो हम किसका प्रयोग कर देंगे यहाँ, आर का, कि मोहन एंड सीता आर गोइंग टू दिल्ली। तो एंड से आपको 3 रूल बता दिए। पहला आपको सिंगल आर्टिकल के साथ बता दिया, दूसरा आपको डबल आर्टिकल के साथ बता दिया, तीसरा जब किसी के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग ना किया हो तो हम इसको क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। ज़्यादा रूल नहीं करेंगे साथियों, 4 ही करेंगे, 4 करके हमारे बहुत सारे रूल हो जाएंगे। तो चौथा रूल है हमारा कि कुछ जो नाउन है वो कलेक्टिव फॉर्म में आते हैं तो हमेशा उनको अलग नहीं किया जा सकता, तो उनके साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर फॉर्म का। जैसे यहाँ लिख देता हूँ, सम कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में किया जाता है, हमेशा सिंगुलर प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर में प्रयोग किया जाता है, यानी कि हमेशा सिंगुलर में प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर में जैसे राइस एंड करी डैश इज और आर माई फेवरेट फूड। कह रहे हैं कि राइस और करी मेरा फेवरेट फूड है। अब देखो चावल है और कड़ी है तो इनको मिला के खाते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते, तो किसका प्रयोग करेंगे हम, इज का। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं, हॉर्स एंड कैरेज डैश आर गोइंग। तो हॉर्स एंड कैरेज इज गोइंग, क्योंकि घोड़ा और गाड़ी है उनको अलग नहीं किया जा सकता। घोड़े के बिना गाड़ी नहीं चलती और गाड़ी के बिना घोड़ा किसी काम का नहीं है, तो इन दोनों चीज़ों को अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का। हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वर्ब और ऐड कर लेना यहाँ। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ब्रेड एंड बटर। ये एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ साथियों क्योंकि लगभग ये एग्जांपल बुक में दिए थे। ब्रेड एंड बटर इज और आर माई फेवरेट ही कर लो, सेम ही कर लो, फेवरेट फूड। ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो ब्रेड और बटर हमेशा सिंगुलर में प्रयोग किया जाता है, तो क्या आ जाएगा, इज। तो साथियों ये छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको 4 नियम बताए
और थोड़ा बेसिक करवाया, और इसी तरह से क्लासेज है हमारी चलती रहेगी। ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो उसको अपलोड करने में भी समस्या आती है, तो छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे तो हमारा धीरे धीरे ग्रामर पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों कमेंट भी किया करो ताकि मुझे पता लगता है। अगर देखो मैंने ये भी बताया है कि नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड एंड प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। परफेक्शन कम्स बाय प्रैक्टिस, यानी कि अभ्यास करने से ही आप संपूर्ण या पूर्ण परफेक्ट होते हो। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, किसी की ग्रामर में कमज़ोर है, किसी का लिटरेचर कमज़ोर है, किसी का जीके कमज़ोर है, लेकिन मिलजुल कर हम उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो साथियों आपको क्लास कैसी लगी? अगर कोई कमी होती है तो कमेंट भी किया करो। और कुछ साथी तो कहते हैं कि आप सर वैसे ही वीडियो बनाने लग जाते हो, तो वो तो देखो आप मेरे को लगातार फॉलो करोगे, देखोगे तो आने वाले टाइम में आपको पता लगेगा कि मैं वैसे ही वीडियो बनाता हूँ या देयर इज़ समथिंग फॉर यू, आपके लिए कुछ इसमें है। अगर आपको लगता है तो देखा करो, नहीं तो कोई बात नहीं, आपका जी नहीं करता तो अनसब्सक्राइब कर देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जिसको नॉलेज लेनी है वो पढ़ो। और देखो हमने पढ़ा है, BF स्किनर की थ्योरी में पढ़ा है, ट्रायल एंड एरर के अंदर, कि लॉ ऑफ इफेक्ट पढ़ा है। उसमें कहते हैं कि घोड़ा है, घोड़े को तभी पानी पिलाया जा सकता है जब उसके मन में पानी पीने की इच्छा हो। यानी कि आप उसी व्यक्ति को सिखा सकते हो जिसके मन में सीखने की इच्छा हो। तो BF स्किनर की ट्रायल एंड एरर है वो थ्योरी साथियों आपने तो पढ़ी है, आप जानो कि लॉ ऑफ इफेक्ट जी आपके मन में अगर पढ़ने की इच्छा है तो आपको मेरे से तो चलो गाइडलाइन मिलती है, बाकी उसके बाद आप जो आप सीखना चाहते हो सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो टिल देन साथियों टेक केयर।